हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो 15 + 15 के फॉर्म में होगा। ठीक है, 15 जो है नॉर्मल और 15 पेडागोजी होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को तो देखिए, पहले जो है कहता कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है दीजिए। तो यहाँ पे चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है कि मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले, कभी कटु और अप्रिय सत्य न बोले। अप्रिय सत्य की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। ठीक है। भर्तृहरि का कथन है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। इस संसार में मधुर वचन जो है ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसका सही आचरण करने वाला अस्थायी कृति प्राप्त करता है। वह संपूर्ण जो संसार के हृदय को शीतल करने वाली एक ऐसी औषधि है जिसके प्रयोग से सभी जो है जन आनंदित होते हैं और प्रयोग करने वाला सबका प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सदा कटु वचन का प्रयोग करता है, जिसकी भौं है क्रोध में सदा टेढ़ी रहती हैं, जिसके वचन बाण व्यर्थ की दूसरों में जो है मर्मस्थल को काटते हैं, ऐसा मनुष्य संपूर्ण समाज का द्वेष पात्र बनता है। जो मनुष्य अपने इष्ट मित्रों को देखकर सम्मान सहित उनसे पहले ही बोलता है, सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। जैसा रूखा सूखा भोजन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार बहुत बड़ा दान यदि प्रिय वचन से रहित हैं तो वह प्राणियों को जो है प्रसन्न नहीं कर पाता। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या जो है करना चाहिए। ठीक है, गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो पहला कि कटु और अप्रिय सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी है कि कटु तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। तीसरा है कि असत्य और कटु, ये भी नहीं होगा। प्रिय और असत्य, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कहा था कि किसे जो है मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है। ठीक है, किसे मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया? मौन को, बिल्कुल नहीं। भी है मधुर वाणी को, तो ये सही होगा। फिर मित्रता को, ज्ञान को। नेक्स्ट है कि पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति जो है वैर भाव रखता है। तो देखिए, यहाँ पे है जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है, तो देखिए ये गलत होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है कि पूरा समाज जो है यहाँ पे निगेटिव खोजना है। ठीक है, बैर रखता है। ठीक है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो कठोर वाणी यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो सभी से प्रेम का भाव करता है, जो अपने मित्रों को जो है देखकर मुस्कुराते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। ये सब जो है पॉजिटिव है, एक ही तो निगेटिव है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता कि अप्रिय सत्य की अपेक्षा क्या बेहतर है। अप्रिय सत्य की अपेक्षा क्या बेहतर है, तो मौन रहना। ठीक है, तो पढ़े थे। तो देखिए, प्रिय असत्य बोलना ये नहीं, कटु सत्य बोलना ये भी नहीं, सदा सत्य बोलना ये भी नहीं, बल्कि मौन रहना, सी ऑप्शन। 94 का क्या होगा, सी ऑप्शन। देखिए, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? दुर्लभ का विलोम क्या है? तो दुर्लभ का विलोम है सुलभ। क्या है? दुर्लभ का विलोम सुलभ। न कि सबल होगा, सुगम, सुंदर, ये नहीं होगा। दुर्लभ का विलोम सुलभ होगा। नेक्स्ट देखिए, 96 है कि मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य की कृति कैसी होती है। तो देखिए, 96 का अस्थाई, अस्थाई, बिल्कुल नहीं। फिर है परिवर्तनशील भी नहीं होता और कल्याणकारी भी नहीं, बल्कि अस्थाई होता मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य की कृति। नेक्स्ट 97 देखिए, 97 है कि संपूर्ण संसार के मन को शीतल करने वाली औषधि को क्या कहा गया है। ठीक है, संपूर्ण संसार को, तो देखिए ये है कि कठोर वचन को, संपूर्ण संसार के मन को शीतल करने वाली औषधि को। कठोर वचन बिल्कुल नहीं। कटु सत्य, तो देखिए यहाँ पे कटु सत्य भी नहीं कहा गया, अप्रिय सत्य भी नहीं, बल्कि मधुर वचन। ठीक है, मधुर वचन को जो है संपूर्ण संसार के मन को शीतल करने वाली औषधि कहा गया। नेक्स्ट 98 कहता मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। तो योजक, योजक नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, बल्कि निपात है। ठीक है, मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। ठीक है, मनुष्य मधुर, तो ये क्या है, निपात है। 98 का डी होगा। क्या है, तो मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। तो वाक्य में जो है रेखांकित शब्द क्या है, निपात। नेक्स्ट कहता कैसे लोगों से सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। ठीक है,
कैसे लोगों से? पहला कहता है जो अपने इष्ट मित्रों को देखकर मुस्कान के साथ उनसे पहले ही मिलता है, बिल्कुल ये सही होगा। कहता है जो अपने इष्ट मित्रों को देखकर मुस्कान के साथ उनकी उपेक्षा, ये गलत होगा, उपेक्षा नहीं। जो अपने इष्ट मित्रों को देखकर आंखें फेर लेता है, बिल्कुल नहीं। कहता है जो अपने इष्ट मित्रों को आता देखकर अपना रास्ता बदल लेता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत आंसर दे। देखिए यहाँ पे है कि जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं 1 में, ठीक है, लेते उसी को 20 में, डूब कर अविवेक में, जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है, सिद्धांत यह निश्चित है। फिर हम दूसरों की 500 की बेचते हैं जब रुई। फिर है कि सानंद कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, ठीक है, पर दूसरे कहते हैं कि ठहरो, वस्तु जब हम लाएंगे तब और 4500 लेकर तुम्ही से ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है? तो पहला है कि जो उत्पादन करते हैं, इसका नहीं, जो उत्पादन नहीं करते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। जो 20 रुपये में करे करता है, जो 20 रुपये में, अब ये नहीं। फिर है कि निर्भांत से तात्पर्य क्या है? तो निर्भांत से तात्पर्य क्या है? पहला है कि जिसमें भ्रांत नहीं है, दूसरा है कि जिसमें भ्रम है, ठीक है। फिर है कि जिसमें सत्य है, जिसमें सत्य नहीं, ये नहीं, कि जिसमें भ्रम नहीं है। निर्भांत मतलब जिसमें भ्रम नहीं है, ये ऑप्शन। फिर है कि कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? यानी वस्त्र बनाने चाहिए, ठीक है, रुई बेचनी चाहिए, या कच्चा माल बेचना चाहिए, ठीक है, या फिर अंतिम उत्पाद तक निर्माण करना चाहिए। तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी अंतिम उत्पाद तक निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट, कहता कविता में दूसरों की किस चतुराई का भाव व्यक्त किया गया है? तो देखिए पहला है कि हमसे कच्चा माल लेकर हम ही 10 गुना दाम पर सामान बेचना है। तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो कविता में दूसरों की किस चतुराई का भाव व्यक्त किया गया है? तो पहला। दूसरा है कि हमसे कच्चा माल लेकर दुगुने दाम पर सामान बेचना, ठीक है, दुगुने दाम पर सामान बेचना। तीसरा है कि हमसे रुई लेकर उसे 10 गुना, हमसे रुई लेकर नहीं, ये होगा कि हमसे कच्चा माल लेकर हमें ही 10 गुना दाम पर सामान बेचना। नेक्स्ट, फिर है कि सानंद का अर्थ नहीं है। सानंद का अर्थ नहीं है आनंदित होना, प्रसन्नता के साथ, फिर आनंद के साथ, ये तीनों हैं, बल्कि साथ साथ, ये गलत होगा, साथ साथ होना, ये नहीं है। फिर अविवेक शब्द से बनने वाले विशेषण शब्द, अविवेक शब्द से बनने वाले विशेषण क्या है? तो विवेकी है, ठीक है, विवेकी नहीं है, ठीक है। अविवेक से बनने वाले क्या है? तो अविवेकी है, ठीक है। अविवेक से बनने वाले विशेषण है अविवेकी, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट, कहता कौन सा बोधगम्य निवेश है? तो देखिए कौन सा बोधगम्य निवेश है? तो शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना, जी, इसे ही क्या कहते हैं? बोधगम्य निवेश, यानी +1, उसको जो है क्या करना? तो कुछ ऊंचे स्तर तक ले जाना, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा आपको? बोधगम्य निवेश। शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना ही क्या कहलाता है? बोधगम्य निवेश। 106 का फर्स्ट होगा। कहता कम स्तर नहीं होगा। फिर है कि अवबोधन भी नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर कहता है कि शिला जो है भाषा से संबंधित गतिविधियाँ करती हैं, पता कीजिए कि इनमें से कौन सा बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल BICS है, तथा कौन सा एक जो है ज्ञानात्मक शैक्षिक जो है भाषा यानी CLP है। तो 107 का देखिए, 107 का यदि देखें तो यहाँ पे देखिए ये है कि वह अपने मित्रों के साथ संवाद करती है तथा उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है। तो देखिए मित्र के साथ जो करेगा वो BICS करेगा, ठीक है। मित्र के साथ जो करेगा वो क्या करेगा? BICS करेगा, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा, ठीक है। और बी है कि अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती है तथा प्रयोग की रिपोर्ट लिखती है। तो देखिए ये हो गया ऑफिस की भाषा, ठीक है, विद्यालय की भाषा, ये CALP होता है, ठीक है। क्या होता है? CALP। तो ये हो जाएगा काल्प, ये हो जाएगा BICS, यानी फर्स्ट होगा BICS, यानी डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है? 108 का देखिए, तो भाषा के संबंध में सही नहीं है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था सही है, भाषा यादृच्छिक है,
ठीक है, ये भी सही है। भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है, ठीक है, भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है। कहता भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ये गलत है। ठीक है, तो कहता है कि भाषा के संबंध में सही नहीं है कि भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को शब्द संपदा को एक जो है पृथक शब्द के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि जहाँ तक संभव हो, जो है जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ भी संभव हो आदि जो अविश्लेषित समूह के रूप में देती है। इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? तो पहला है शब्द समूह, जी नहीं। दूसरा है आपको वाक्यांश समूह, ये भी नहीं है। संप्रेषणात्मक समूह, ये भी नहीं है, बल्कि कोश विषयक उपागम है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को शब्द संपदा को एक पृथक शब्द के रूप में प्रस्तुत नहीं करती हैं, बल्कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ भी संभव हो आदि जो अविश्लेषित समूह के रूप में देती हैं। इसको कहते हैं कोश विषयक उपागम। नेक्स्ट 110 देखिए, कहता कौन सी गतिविधि जो है ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है? कौन सी गतिविधि? तो 110 का देखिए, कहता है कि पूरे संदेश को सुनकर पृष्ठभूमि का ज्ञान सारांशीकरण के लिए प्रयुक्त करना, ये नहीं होगा। तो देखिए दूसरा है कि श्रुतलेख, क्लोज श्रुतलेख, बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक तथा नकारात्मक कथनों को पहचानना। ठीक है, तो 110 का बी जो है कहीं ना कहीं सही होगा। ठीक है, कहता है कि गतिविधियाँ ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है, तो श्रुत, ठीक है, श्रुतलेख, क्लोज श्रुतलेख, ठीक है, और जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक तथा नकारात्मक कथनों को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है एक शिक्षार्थी जो है एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है। इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती हैं। शिक्षार्थी यहाँ किन प्रकारों की श्रवण प्रक्रियाओं को अपना रही हैं? तो 111 का देखिए, ये हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी युक्तियाँ। ठीक है, एक शिक्षार्थी जो एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है, इन बातों का प्रयोग करते हुए जो है इस समझ को बनाए रखती हैं। शिक्षार्थी जो है यहाँ किन प्रकारों की श्रवण जो है प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं? तो ऊर्ध्वमुखी युक्तियाँ। नेक्स्ट कहता है कि ग्रहणशील शब्द संपदा क्या है? ग्रहणशील देखिए इसका जो होगा ग्रहणशील संपदा, जो ग्रहण करते हैं कैसे? तो सुन के। ठीक है, ग्रहणात्मक जो कौशल हो गया ये, या तो आप सुन के करते हैं या फिर लिख कर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुनकर, ठीक है, सॉरी, सुनकर या फिर देखकर। तो वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं, ठीक है, तब पहचानते हैं, यानी ये ऑप्शन। ठीक है, तो हम जो है ग्रहण करते हैं सुनकर और पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, वे सब जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं। तो यहाँ पे 112 का क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहता है वे सब जिनकी वर्तन ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट कहता आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो देखिए इसका सी ऑप्शन, यानी व्याकरण का जो घोषणात्मक ज्ञान। तो आकृति के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, सीमित में, तो इसका होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता उपन्यास क्या है? उपन्यास जो है क्या है? तो देखिए तर्क संगत लेखन है, या आकर्षक लेखन है, या तुलनात्मक लेखन है, बल्कि जो है वृत्तांत लेखन है। उपन्यास जो है क्या है? एक वृत्तांत लेखन। उपन्यास में क्या करते हैं? विस्तृत, तो वृत्तांत लेखन हो गया। नेक्स्ट फिर है कि लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए कहता है लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रक्रिया उपागम। ठीक है, लेखन का वह जो उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है, उसे कहते हैं प्रक्रिया उपागम। ठीक है, उत्पादों का उपागम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता किसे लेखन का आकलन करने के लिए सम्मिलित करना चाहेंगे? ठीक है, तो लेखन का आकलन करने के लिए 116 का देखिए, पहला है कि व्याकरणिक ज्ञान, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विषय वस्तु, व्याकरण पर, ठीक है, अधिकार तथा संबद्धता, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो लेखन का आकलन करने के लिए विषय वस्तु, व्याकरण पर अधिकार तथा संबद्धता होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है कि कौन सा विद्यालयों में भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है। तो देखिए 2020 के बारे में जो है यहाँ पे सही क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको, कहता नीति संसाधन तथा युक्ति के रूप में बहुभाषिकता, विद्यालय शिक्षा में अनेक भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन। तो ये बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। फिर है कि आरंभिक वर्षों में शास्त्रीय भाषाओं की, बिल्कुल नहीं। फिर है कि आरंभिक वर्षों में अंग्रेजी, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि एक जो है पाठ्य पत्रिका जो है पढ़ती है, ठीक है, तथा आवरण कथा का संग्रह विचार जानने का प्रयास करती है। इस जो है पठन को क्या कहते हैं, 118 का देखिए, इस पठन को कहते हैं आपको सरसरी दृष्टि से पढ़ना। तो एक पाठिका पत्रिका पढ़ती हैं तथा आवरण कक्षा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती हैं। समग्र यहाँ पे है तो ये सरसरी दृष्टि से पढ़ेगा, ठीक है, बी ऑप्शन, न कि बारीकी से अनंत गहन, ठीक है, ये बारीकी से। नेक्स्ट फिर देखिए 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए 119, तो पहला है कि परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, ठीक है, यही हो जाएगा। सत्र परीक्षण तथा मासिक परीक्षण, फिर अंत में होने वाली तथा प्रायोगिक परीक्षा, ये भी नहीं। फील्ड विजिट, ये भी नहीं, यानी होगा परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, ठीक है। नेक्स्ट 120 है कि कक्षा 6 की अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में लगभग 7 भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। वह भाषाओं तथा विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करती हैं, ठीक है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है। तो पहला देखिए 120 का जो है, पहला है बहुभाषावाद, बिल्कुल नहीं। दूसरा है भाषांतरण, ठीक है, दूसरा है भाषांतरण, तो यही इसका राइट आंसर होगा, न कि बहुभाषा शिक्षण होगा और पद्धति के रूप में, बल्कि भाषांतरण होगा, ठीक है। तो कक्षा 6 की अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में लगभग 7 भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी है। वह भाषाओं तथा विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करती हैं। इस युक्ति को क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं, भाषांतरण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।